महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ कुछ अच्छे प्रश्नों को लेकर के, जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। यदि आपने इससे पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने दो प्रश्नों पर ऐसे प्रश्नों पर चर्चा की है जिनमें से एक प्रश्न पूरी तरह से उम्मीद की जा सकती है कि वो आएगा। तो इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज जो प्रश्न लेकर आया हूँ कुछ शॉर्ट प्रश्न हैं, लघु त्रिय वाले प्रश्न हैं, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये दीर्घ में नहीं आएगा। तो जो प्रश्न लघु में आ रहे हैं या लघु में मैं बता रहा हूँ, उनकी संभावना ये भी है कि वो दीर्घ में आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा ना भी देख पाएँ तो इससे रिलेटेड आप तैयार करके जाएं। तो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि हमारे मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, वर्षा होनी चाहिए कभी और हो रही है कभी, गर्मी के तापमान बढ़ना चाहिए कम और बढ़ रहा है ज़्यादा, सर्दियां कम होनी चाहिए जिस महीने में, उस महीने में सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो ये जलवायु परिवर्तन कहलाता है। तो ये सब हो क्यों रहा है, मतलब कारण क्या है, आपको संक्षेप में बताना है। तो देख लेते हैं क्या कारण रहे हैं इसके। उसके कई सारे कारण हैं। कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ मानवीय कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण जो प्रकृति के द्वारा अपने आप हो रहे हैं, और मानवीय कारण का मतलब जिनका जिम्मेदार मनुष्य है। मनुष्य कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है पृथ्वी पर जिनकी वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे हमारी जो पूरी पृथ्वी है वो कुछ प्लेटों से बनी हुई है। जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तो ये प्लेटें किसी न किसी दिशा में सरक रही हैं, खिसक रही हैं। तो जिस दिशा में ये खिसक रही हैं, एक तो ये खिसकने से ऐसा हो रहा है कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अभी आगे और समझेंगे इसके बारे में। दूसरा एक टॉपिक और है इसमें महत्वपूर्ण कि जो पृथ्वी जो झुकाव लिए हुए है, 23.5 डिग्री का पृथ्वी झुकाव लिए हुए है, तो इस झुकाव के ज़्यादा होने से ज़्यादा सर्दी गर्मी बढ़ेगी और इस झुकाव के कम होने से सर्दी और गर्मी कम होगी। तो जलवायु में बहुत सारे अलग से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने ज्वालामुखी कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया में धूलकण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कई सारे ऐसे पदार्थ तत्व निकल करके आते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान करते हैं, कार्बन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्वालामुखी प्रक्रिया से बढ़ जाएगी तो ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें नीचे तो आ पाएंगी, लेकिन नीचे से जो किरणें बाहर को निकलती हैं, जो गर्मी बाहर निकलती है, उसमें एक अवरोध का काम करती है, रोकने का काम करती है, और इस वजह से पृथ्वी के अंदर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये भी एक इसका कारण है। और वैज्ञानिकों ने कई सारी अन्य तरह की खोजें की हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल पहला पॉइंट देखते हैं। महाद्वीपों के खिसकने के कारण समुद्री धाराएं तथा हवाएं प्रभावित होती हैं और इनका सीधा प्रभाव पृथ्वी की जलवायु पर पड़ता है। पहला पॉइंट था आपका ये है। ये हमने अभी अभी देख लिया कि महाद्वीपों के खिसकने का मतलब प्लेटों के खिसकने से, जो मैंने अभी बताया था ये प्लेटें थी, तो ये महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों के इधर से इधर खिसकने से ऐसा हो रहा है। नंबर दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूलकण आदि वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, जो पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा घटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। वैज्ञानिकों, थोड़ा स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देते हैं इसको। वैज्ञानिकों ने विभिन्न खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण भी ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है। जो ऋतु है हमारे यहाँ, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात या फिर स्प्रिंग सीजन, तो इनमें जो ऋतु हैं वो परिवर्तन हो रहा है। और ऐसा हम इस समय देख भी पा रहे हैं कि जिस समय पर सर्दियाँ हुआ करती थी उस समय पर उनका टाइम पीरियड बदला है। जितनी वर्षा पहले होती थी आज उतनी वर्षा हमारे यहाँ नहीं हो रही है, या जिन जगह पर वर्षा नहीं होती थी वहाँ वर्षा हो रही है। तो इस तरह से कई सारे
परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। अधिक झुकाव अर्थात अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी और कम झुकाव अर्थात कम गर्मी तथा कम सर्दी, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगला देखते हैं, मानव द्वारा किए जा रहे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि के कारण भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। मैंने अभी आपको मानवीय कारण बताए थे, तो इसमें हम जो प्रदूषण फैला रहे हैं पृथ्वी पर, जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण सहित अन्य कई तरह के प्रदूषण शामिल हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है। मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जैविक ईंधनों, जैविक ईंधनों का मतलब है कोयला, पेट्रोल और लकड़ियाँ, इनको जलाने के कारण, ईंधनों के कारण भी जलवायु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम इसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी और वायुमंडल में जा करके वो हमारी जलवायु को पूरी तरह प्रभावित करती है। नंबर 6 देखते हैं, विभिन्न मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब देखिए, हरित गृह गैसें जैसे CFC गैसें, अभी आगे चर्चा होगी इसके बारे में, मीथेन गैस है, तो ये गैसें हम लोग अपने यहाँ कुछ चीज़ें जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और कोई एक फ्रिज इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में किलोमीटर से कंपनियां हैं और उसमें पूरी तरह से एयर कंडीशन है, तो वहाँ से ऐसा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ तो विकासशील देश है भारत, लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ के हर घर में, हर कंपनी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में AC लगी हुई है, जिससे भारी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित हो रही है, CFC गैस उत्सर्जित हो रही है और मीथेन गैस भी उत्सर्जित हो रही है, तो जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगला देखते हैं, मानव द्वारा वनों की अंधाधुंध कटाई। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। एक वनों की अंधाधुंध कटाई और एक जनसंख्या वृद्धि, ये दो टॉपिक तो आप इस पूरे के पूरे सिलेबस में मान के चलिए महत्वपूर्ण है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग, खनन कार्य आदि के परिणाम स्वरूप भी जलवायु में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अगला देख लेते हैं, नंबर आठवां है मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्सर्जन होता है, जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं या निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अब भाई जलवायु परिवर्तन तो हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव क्या रहेगा पृथ्वी पर, या क्या प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो देखेंगे। नंबर पहला है इसमें, विगत कुछ वर्षों में बाढ़, सूखा और वर्षा की अनियमितता काफ़ी बढ़ गई है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, तो कुछ स्थानों पर वर्षा की कमी से सूखा या सूखे की संभावना बन गई है। यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो रहा है। नंबर 2 है, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्लेशियरों के पिघलने के कारण समुद्रों का बर्फ या जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है। इससे समुद्र के किनारे बसे शहरों, गांवों तथा बस्तियों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अगर ये ग्लेशियर है, ये पहाड़ है और इस पर बर्फ़ की ये वाली मोटी चादर है, और मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर पहले की तुलना में 5 डिग्री बढ़ गया, तो 5 डिग्री बढ़ने से यहाँ पर बर्फ़ पिघलने की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी ना। टेम्परेचर में बर्फ़ पिघलता है, तो पहले ये बर्फ़ इतना पिघलता था, लेकिन अब ये बर्फ़ ज़्यादा पिघल रहा है। ज़्यादा पिघलने से पानी ज़्यादा होगा। जब नदियों में पानी ज़्यादा होगा, वो पानी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ लाएगा, और जब वो समुद्र में जाकर गिरेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा देगा, जिससे समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्या है। अगला है नंबर 3, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप महासागरीय जल में अम्लता की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण महासागरों में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, शानदार है ये।
जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप महासागरीय जल में अम्लता की मात्रा बढ़ती जा रही है, खारेपन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब जिसके कारण महासागरों में रहने वाले जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वो मर रहे हैं, अपने वंश को नहीं चला पा रहे हैं और पूरी तरह से गायब हो रहे हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं। तो जब बायोडाइवर्सिटी घटेगी तो जलवायु परिवर्तन तो होगा। जब जीवों की संख्या घटेगी तो जलवायु परिवर्तन तो होगा ना। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो कैसे भी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, सभी जीवों का पृथ्वी पर महत्व है और उन सभी का रहना इतना महत्वपूर्ण है जितना मनुष्य का रहना महत्वपूर्ण है। यानी सारे जीवों का पृथ्वी पर रहेंगे सारे जीव, तभी पृथ्वी चल पाएगी, अन्यथा पृथ्वी डिसबैलेंस होकर के पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, विनाश हो जाएगा पृथ्वी पर। तो इसलिए सभी जीवों का पृथ्वी पर रहना बहुत ज़रूरी है। इसी को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। और जब समुद्रों से जैव विविधता खत्म हो जाएगी तो फिर इसका प्रभाव प्रतिकूल तो रहेगा ही, बल्कि पृथ्वी डिस्ट्रॉयड होने का भी पूरा खतरा है। नंबर 4 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप विश्व के मानसूनी क्षेत्रों में वर्षा में वृद्धि होगी। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप विश्व के मानसूनी क्षेत्रों में, मानसूनी भारत भी है, भारत मानसूनी क्षेत्र है, वर्षा में वृद्धि होगी। यानी हमारे यहाँ वर्षा पहले की तुलना में ज़्यादा होगी, जिससे बाढ़, भूस्खलन तथा भूमि अपरदन जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। जल की गुणवत्ता में गिरावट आएगी तथा ताजे जल की आपूर्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। तो ये इसका चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप बाढ़, सूखा, आंधी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में वृद्धि के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट दर्ज होगी। भाई जब वर्षा सही समय पर नहीं होगी, वर्षा ज़्यादा या कम होगी, तो उसका फसलों पर तो सीधा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जिससे फसल दर जो है वो कम होगी, उत्पादन क्षमता हमें कम मिलेगी, जिससे मनुष्य भी संकट में, मनुष्य का भोजन संकट में आएगा तो मनुष्य भी संकट में आ जाएंगे। अगला देखते हैं, अगला है नंबर 6, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ेगा। अभी हम जैव विविधता की बात कर रहे थे। जैव विविधता का मतलब है जीवों का पृथ्वी पर विभिन्नता, यानी कितने सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उनका सभी का मौजूद होना। तो जीवों की विभिन्नताओं को हम जैव विविधता कहते हैं। मौजूद होना का मतलब पृथ्वी पर कि अगर पृथ्वी पर वो किसी ने नहीं बनाया, मेंढक तो हमने बनाया नहीं भाई, मेंढक तो प्रकृति ने बनाया है, सांप हमने नहीं बनाया, इसी तरह हमने तो कुछ नहीं बनाया ना, सारी चीज़ प्रकृति ने अपने हिसाब से बनाई है। आप उसको अल्लाह कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, लेकिन वो नेचुरल रूप से जिसकी आवश्यकता पृथ्वी पर पड़ी वो बन गया, तो उसका मौजूद रहना भी आवश्यक है। अगर वो मौजूद नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो डिसबैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मानिए कि आपके घर में एक छिपकली होती है, तो आप कहेंगे सर छिपकली का तो कोई काम नहीं है, तो होना क्या आवश्यक है उसका? तो छिपकली का होना इसलिए आवश्यक है, वो जहरीले कीड़ों को खाती है, जहरीले कीड़ों को खा करके वो अपना पालन पोषण करती है, और उसके सामने जितना जहरीला कीड़ा होगा उसके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा छिपकली के लिए। तो वो ढूंढ ढूंढ के जहरीले कीड़े खाती है। अब वही जहरीले कीड़े अगर हमें काट लेते हैं तो हमें मलेरिया वगैरह हो जाता है या डेंगू वगैरह होता है। तो हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है? छिपकली कर रही है। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं हम और छिपकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो छिपकली का रहना भी आवश्यक है और हमारा रहना भी आवश्यक है, और जो मच्छर जहरीले जन्म ले रहे हैं उसका भी रहना आवश्यक है। तो इन तीनों का रहना आवश्यक है, इसलिए इसको जीव विविधता, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में अचानक परिवर्तन से अनुकूलन के अभाव में उसकी मृत्यु हो सकती है। जैव विविधता क्षरण के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा। ये इसका छठा पॉइंट है, पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा। नंबर 7 पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विश्व के विकासशील देशों में दस्त, पेचिश, हैजा, क्षय रोग, पीत ज्वर तथा मियादी बुखार जैसी संक्रामक बीमारियों की बारंबारता में वृद्धि होगी।
इनके अतिरिक्त मलेरिया, डेंगू, जापानी बुखार और फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ेगा। तो ये बायोडायवर्सिटी से कम होने से इस तरह की बीमारियां बढ़ेंगी। ये सीधा सीधा जलवायु परिवर्तन पर इसका प्रभाव रहता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तित हो जाएगी तो बहुत सारे कीट पतंग खत्म हो जाएंगे, जिससे इस तरह की बीमारियां जन्म लेंगी। अगला देखते हैं, प्रश्न अगला है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में मानव की भूमिका। अब देखिए, इसको कम कैसे किया जा सकता है, या हम ऐसा क्या करें कि इसको थोड़ा सा इसके प्रभाव कम कर सकते हैं। जितना हम कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में मानव की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर पहला है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जैसे कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के उपयोग में कमी की जाए। नंबर 2 है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाया जाए। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, उसमें किसी तरह का धुआं धक्कड़ नहीं होता। पवन ऊर्जा और पन बिजली, ये महत्वपूर्ण है। वैसे और भी हैं कई, लेकिन फिलहाल इस समय यही महत्वपूर्ण है। इनको प्रयोग में लाया जाए। इनके प्रयोग से लाने से किसी भी तरह का ना तो धुआं होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, और ना ही किसी तरह का लॉस होता है। तो इनके चलन में वृद्धि हो, इनमें रिसर्च हो, खोजें हो, और नए नए यंत्र इनके निकल के आए। जैसे बैटरी वाला रिक्शा आपने देखा होगा, मयूरी है बैटरी वाली, ये सौर ऊर्जा का ही एक स्रोत है, सौर ऊर्जा का ही एक एग्जाम्पल है। नंबर 3 देखते हैं, वृक्षों को बचाया जाए तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। नंबर नेक्स्ट है, प्लास्टिक जैसे अपघटक में कठिन तथा असंभव पदार्थों का उपयोग ना किया जाए। नंबर प्रश्न अगला है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, अभी मैंने जब वीडियो शुरू किया तो CFC की चर्चा की थी, CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना चाहिए, और इसके लिए रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन तथा अन्य प्रतिशत जो शीतल करने की चीज़ें हैं, प्रशीतक मशीनों का प्रयोग कम करना चाहिए, या ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये जो CFC गैस है ना, CFC गैसें कम निकलती हों। ये जो CFC गैस है, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा कारण है जो कि ओजोन परत में छिद्र कर रहा है। अगला देखते हैं, औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है, और इनमें निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में गर्मी बढ़ाती है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने चाहिए। नंबर 3 है, वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उद्योगों, विशेष रूप से रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4 है, प्राथमिकता के आधार पर वृक्षों की कटाई रोकनी चाहिए, और जंगलों के संरक्षण पर बल देना चाहिए। संरक्षण का मतलब है उसको किसी भी तरह से हानि से बचाना या उसको सुरक्षित रखना। नंबर अगला देखेंगे, अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। अक्षय ऊर्जा का मतलब जैसा अभी हमने देखा था, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इन ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात यदि कोयले से बनने वाली बिजली के स्थान पर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नंबर 6 देखेंगे, जंगलों में लगने वाली आग, वनाग्नि पर रोक के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुनामी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार परीक्षा में आ चुका है। सुनामी देखने में थोड़ा सरल और अच्छा प्रश्न लग रहा है, लेकिन जितना सरल आपको दिखाई दे रहा है, जब इसको हम करते हैं तो शब्दों की कमी हमारे पास उतनी ही अधिक रहती है।
तो इसलिए इसको कर लें। पहले इसको समझ लेते हैं सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी का मतलब ये है कि जो सागर तल है, महासागर है, महासागर में, ये मान लीजिए महासागर की ऊपरी तली है, महासागर में कुछ धाराएं आती हैं और वो तट की ओर आकर के तट से टकरा करके फिर से वापस चली जाती हैं। ये प्रोसेस इनका चलता रहता है। अब या तो इसके पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी हो जाए, या यहाँ पर भूकंप आ जाए है, या फिर इसी तरह की कोई और आंतरिक हलचल हो जाए। इससे एकदम क्या होता है, ये पानी एकदम ऊपर उठ जाता है इस तरह से, और ऊपर उठने के बाद ये जो जल है वह स्थलों की तरफ आता है भाग करके, और यहाँ पर जो स्थल हैं उन स्थलों पर ऊपर चढ़ जाता है और लाखों हजारों लोगों की मौत हो जाती है और जन धन की हानि होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी कि पानी की लहरें अधिक ऊपर उठ करके तटीय क्षेत्रों में, तटीय भागों में आती हैं, उसको हम सुनामी कहते हैं। अब समझ लेते हैं सुनामी के बारे में। महासागरीय तली अथवा तटीय भागों में भूकंप आने पर सागर में उठने वाली ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। यह जापानी भाषा का शब्द है, इसको आप याद रखेंगे, ये फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। यह जापानी भाषा का शब्द है जो सु, अब इसकी स्पेलिंग है TSY, सु और नामी से मिलकर बना है। सुनामी सु और नामी से मिलकर ही बनेगा। इसका अर्थ है समुद्र में उठने वाली लहरें। सुनामी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक भूकंप है। अभी हमने बताया था भूकंप और ज्वालामुखी, तो जिसमें उत्तरदायी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कारक है वो भूकंप है। यानी सुनामी क्यों आती है, अगर इसका एक शब्द में अगर जवाब दिया जाए तो भूकंप के कारण। भूकंप के अतिरिक्त भूमि धंसने, ज्वालामुखी फटने, भ्रंशन, उल्कापात तथा विस्फोट होने से भी सुनामी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। आगे इस पर बात करते हैं। सामान्यतः सुनामी की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर होती है, किंतु असमान परिस्थितियों में यह ऊंचाई 35 से 40 मीटर तक हो जाती है। उदाहरण के लिए 1883 ईस्वी में जावा सुमात्रा, ये हमारे दक्षिण में द्वीप हैं, जावा और सुमात्रा भारत के दक्षिण में, के निकट क्राकाटोआ ज्वालामुखी उद्गार के समय 37 मीटर ऊंची सुनामी उत्पन्न हुई थी और उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। 2004 में इंडोनेशिया में आए भूकंप से उत्पन्न सुनामी से मरने वालों की संख्या 3 लाख पहुंच गई। 11 मार्च 2011 को जापान के होन्शु द्वीप के निकट आए 8 तीव्रता वाले भूकंप के कारण प्रशांत महासागर में 10 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिससे हजारों लोग मारे गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपके पास किताबें और गैस पेपर होंगे, लेकिन ये कुछ इसमें आंकड़े दे रखे हैं। जैसे 1883 का एक एग्जाम्पल है इसमें, जो जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच ऐसा हुआ। 2004 में इंडोनेशिया में भूकंप आया, 2011 में जापान में भूकंप आया। तो इस तरह से भूकंप या ज्वालामुखी क्रियाएं जो इन डेट्स में घटी हैं, इनकी वजह से दरअसल क्या होता है बच्चों, जो ज्वालामुखी क्रिया घटती है उससे भूकंप भी पैदा होता है। तो महत्वपूर्ण भूकंप ही है, लेकिन मैंने अभी शुरू में बताया था कि ज्वालामुखी क्रिया से भी ऊंचे ऊंचे सुनामी आ जाती है। आगे हम बात करते हैं भूकंप की तरह सुनामी के बारे में भी भविष्यवाणी करना कठिन है, किंतु स्थल मंडलीय प्लेटों की स्थिति के आधार पर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ 2 प्लेटें मिलती हैं। प्लेटों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है वो प्लेटों से मिलकर के बनी है, और ऐसा माना गया है कि 6 प्लेटें हैं बड़ी और 200 प्लेटें छोटी हैं। वैसे 200 प्लेटों के बारे में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 200 प्लेट हैं, लेकिन 6 बड़ी प्लेटें एग्जैक्ट है ये। और ये सभी प्लेटें किसी न किसी दिशा में गतिमान है, गतिशील है या भ्रमण कर रही हैं। यहाँ 2 प्लेटें मिलती हैं, वहाँ सुनामी का खतरा अधिक होता है। सुमात्रा के निकट ऑस्ट्रेलिया तथा फिलीपींस प्लेट जुड़ती है। सुनामीटर, देखिए ये लिख रहा है, सुनामीटर संयंत्र के द्वारा डॉट तकनीक के माध्यम से सुनामी के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जाता है। सुनामी से पूर्व सुरक्षात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए।
अगर सुनामी नहीं आई है और हमें पता चल गया उससे पहले, तो हम क्या कर सकते हैं? सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव का कोई विकल्प नहीं है। सावधानी, जागरूकता और समय समय पर दी गई चेतावनी ही उसके बचाव का सबसे उपयुक्त उपाय है। नंबर पहला देख लेते हैं इसमें। चेतावनी दिए जाने के पश्चात क्षेत्र को यथाशीघ्र खाली कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की हानि मनुष्यों को ना हो पाए। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुनामी लहरों की चेतावनी दिए जाने के पश्चात मकान खाली करके समुद्र तट से दूर किसी सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि वो डूबने से बच जाए। कमजोर एवं जीर्ण शीर्ण मकानों में शरण नहीं लेनी चाहिए। जो कमजोर मकान हैं, कच्चे बने हुए हैं, उनमें शरण नहीं लेनी चाहिए। खतरे के समय ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग किया जा सकता है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में मकान तटों से दूर और ऊंचे स्थानों पर बनाना चाहिए ताकि हमें बचने के लिए कुछ समय मिल सके। नंबर 7, खुले समुद्र में सुनामी लहरों की हलचल का पता नहीं चलता है तथा यदि आप समुद्र में किसी नौका या जलयान पर हैं और आपने चेतावनी सुनी हो तो आप बंदरगाह पर ना लौटें, क्योंकि सुनामी लहरों का सर्वाधिक कहर बंदरगाह पर ही होता है। नंबर 8 है अभी तक सुनामी को पूर्व सूचना प्रणाली हमारे देश में पूर्णतः विकसित अवस्था में नहीं है, अतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में पूर्व सूचना केंद्रों का विकास एवं विस्तार किया जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला है रासायनिक दुर्घटना के क्या कारण हो सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। वैसे तो आपके पास जो सामग्री है वो होंगी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये भी सामान्य सही प्रश्न है। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बताइए। मैं इसके बारे में कई बार आपसे बता चुका हूँ, मैं इसकी 100% गारंटी ले सकता हूँ ये प्रश्न आएगा। तो इसलिए इस पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से क्लियर करके आप जाइएगा। अब तो वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें पारिस्थितिकी तंत्र पर नेक्स्ट वीडियो में बात करनी चाहिए। लगभग आधे घंटे का वीडियो हो चुका है ये। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड आपको शाम के लिए या तो वीडियो मिलेगा या मैं रात में बनाऊंगा, टाइम मिलेगा तो इससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे सारे के सारे, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, किस किस तरह से, आपको पूरा समझाएंगे इसके बारे में। और ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें लिए जाएंगी। आज शाम को इस वीडियो के मिलने की पूरी संभावना है, नहीं मिला आज शाम तक तो फिर मैं रात में बना करके और रात में इसको अपलोड कर दूंगा। आप इसको अर्ली मॉर्निंग कल सुबह देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए।